तिहाड़ जेल में कैदी की पीठ पर ओम दागने का सच क्या है, यह बड़ा सवाल आज हम पूछ रहे हैं और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम मेहमान भी होंगे। और सवाल यह भी कि तिहाड़ जेल में अगर एक कैदी शिकायत कर रहा है तो फिर इसके पीछे का सच कौन बताएगा। देश की सबसे बड़ी और सुरक्षित कही जाने वाली तिहाड़ जेल में कैदियों की सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तिहाड़ में बंद एक कैदी साबिर ने जेल नंबर 4 के सुपरिटेंडेंट पर आरोप लगाया है कि खराब इंडक्शन चूल्हे की शिकायत करने पर उन्होंने साबिर की पीठ को दागकर ओम का निशान बना दिया। कैदी साबिर आर्म्स सप्लाई के आरोप में न्यायिक हिरासत में है। 17 अप्रैल को उसे कड़कड़डूमा में पेश किया गया था कोर्ट में और तभी उसने जज को प्रताड़ना की बात बताई। फिर जज ने उसकी पीठ पर निशान चेक किया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। हालांकि तिहाड़ प्रशासन को रिपोर्ट 24 घंटे में सौंपने को कहा गया था, लेकिन तिहाड़ प्रशासन 18 अप्रैल को दोपहर 2 बजे तक रिपोर्ट नहीं दे पाया तो अदालत ने सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तारीख दे दी है। अब तिहाड़ प्रशासन जांच में जुटी है और सियासी गलियारों में भी यह खबर अब सुर्खियों में है क्योंकि बयान और प्रतिक्रियाएं इस खबर पर आने लगी है। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा आम आदमी पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस नेता राशिद अलवी बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। गोपाल जी, एक सवाल यह है कि अभी तिहाड़ में एक मुस्लिम युवक की पीठ पर ओम दागा गया है गर्म धातु के साथ। उसने जब मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी हुई जुडिशियल कस्टडी बढ़ाने के लिए तो मजिस्ट्रेट के सामने उसने दिखाया भी, तिहाड़ जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट भी मांगी गई है। अपने आप में एक बहुत संजीदा ये मामला है कि तो क्या इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई एक्शन टेकन, रिपोर्ट मांगी जाएगी तिहाड़ जेल अथॉरिटी से? देखिए, वो तो अभी चूंकि तो आचार संहिता लगी हुई है तो इसमें चुनाव आयोग के निर्देशन में ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया में जो संज्ञान लिया गया है इसको लेकर के जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है। आखिरी सवाल सर ये है कि दिल्ली सरकार के अंदर में आती है तिहाड़ जेल अथॉरिटी, तो कोर्ट ने तो जरूर तिहाड़ जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी है, तो क्या हम दिल्ली सरकार से अपेक्षा करें कि वो भी तिहाड़ से इस बारे में रिपोर्ट मांगेगी और उचित कार्रवाई की जाएगी? अब प्रशासनिक स्तर पर ही कार्रवाई होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जी जो मुख्यमंत्री है उनके अंदर आती है, तो इस तरह से अगर कोई चीज़ होती है, किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, इस तरह से प्रताड़ना होती है तो मुझे लगता है दिल्ली के मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए, क्योंकि देश भर में कहीं भी घटना होती है, चाहे वो हरियाणा के अंदर हो, चाहे बंगाल के अंदर हो, दिल्ली के मुख्यमंत्री भागे भागे जाते हैं और फटाफट ट्वीट करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने उस पर कुछ ट्वीट नहीं किया, कुछ बोला नहीं है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, जिनको पूरे देश की चिंता है, जो उनके मंत्रालय के अंदर आता है उसकी भी चिंता होगी और उस पर जवाब देंगे। देखिए, दिल्ली पुलिस का मैनेजमेंट होता है और अगर प्रियज्ञा जैसे लोगों को पार्लियामेंट का टिकट दिया जाएगा तो वो कैदी जिसने ओम बनाया है उसी में ये उम्मीद रही होगी कि अगर वो काट के ओम बना देगा तो भारतीय जनता पार्टी कम से कम असेंबली का टिकट तो उसको दे ही देगी। ये देश को बर्बाद करने का इन लोगों ने तय कर रखा है। इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और आज हमारे साथ बात करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेखा अग्रवाल, सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वर्तिका नंदा, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जेल सुधारक भी हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। और साथ ही साजिद रशीदी साहब, धर्मगुरु, हमारे साथ स्टूडियो में है। अनिल झा, पूर्व एमएलए बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले वर्तिका नंदा जी, मैं आपके पास आता हूं क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता तो आप हैं ही, लेकिन जेल सुधार को लेकर आप काम करती हैं। ऐसे में आज बड़ा सवाल सबके सामने यह है वर्तिका कि क्या कोई कैदी इस तरह से अगर आरोप लगा रहा है जेल के सुपरिटेंडेंट पर तो उसकी सच्चाई क्या हो सकती है? क्या एक कैदी के पीठ पे अगर ओम लिख दिया गया है दाग कर तो उसकी सच्चाई क्या हो सकती है? देखिए, जेल में चाहे जो भी जाए, किसी भी परिस्थिति में जाए, चाहे वो विचाराधीन हो, कॉन्विक्ट हो, उसका धर्म कोई भी हो, किसी भी राज्य से वो बिलोंग करता हो, उसके अपने मानवाधिकार हैं और जेल की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि वो उन अधिकारों की पूरी रक्षा करे। ये जो पूरा मामला है ये बड़ा गंभीर है क्योंकि इसमें दो बातें हैं जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं। पहली बात तो ये है कि इस इंसान ने
जेल अधिकारियों पर भी आरोप लगाया है। उसका कहना सिर्फ उसने जो कहा है वो अकेले जेल के बंदियों को लेकर नहीं कहा है, उसने अधिकारी पर आरोप लगाया है, इसलिए बहुत संगीन है। और दूसरी बात यह है कि हमें यह भी जानना होगा कि जेल असल में एक पूरी तरह से कन्फाइंड स्पेस है जिसके बारे में खबर आमतौर पे बाहर नहीं आ पाती, और अगर ये आई है और उस बंदी ने खुद अपनी उस बात को सामने लाकर रखा है और साथ में साक्ष्य हैं, एविडेंस है, किसी ना किसी ने तो किया है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये अपने आप में गंभीर है। तिहाड़ जेल को दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी जेल तो माना ही जाता है, वो मॉडल जेल भी है। तमाम जेलें इस जेल की तरफ इसलिए भी देखती हैं कि इस जेल में ऐसी कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें और जेलें अपने यहाँ अपना सकें। इसलिए इस तरह के मामले का सामने आना और भी ज़्यादा परेशान करने वाली बात है। आप शायद इस बात से बहुत सारे लोग वाकिफ होंगे कि दुनिया भर से जब जेलों पर कोई डिस्कशन होता है हिंदुस्तान में, तो जो डिग्निटरीज आते हैं इंडिया में, उन्हें सबसे पहले तिहाड़ को ही दिखाया जाता है। इसी तरह से पूरी भारत में जब भी कोई जेल सुधार को लेकर बड़ा कोई भी चर्चा होती है तो अधिकारियों से कहा जाता है कि एक बार उन्हें तिहाड़ को जरूर देखना चाहिए। लेकिन यहाँ ये भी सच है कि तिहाड़ ओवरक्राउडेड है। तिहाड़ एक तरह से सिर्फ मॉडल जेल नहीं है, एक बीमार जेल भी है, क्योंकि इतने ज्यादा लोगों को रखना, उनकी देखरेख करना, उन्हें संभाल पाना आसान नहीं है। ये तमाम वो बड़े सवाल हैं जो आप बता रही हैं, जिस पर लगातार बहस होती रही है, और सवाल ये उठता रहा है कि 6-7 हजार जिसकी स्ट्रेंथ है जेल की, उसमें 14,000 से ज्यादा 16,000 के करीब अगर कैदी हैं, तो फिर उनकी सुरक्षा और उनको रखने की व्यवस्था अगर हो रही है तो फिर उसकी जिम्मेदारी भी बखूबी निभानी होगी। आप हमारे साथ रहिए। रेखा अग्रवाल है। रेखा अग्रवाल, एक आरोपी जो पहले से ही जेल में कानूनी लड़ाई लड़ रहा है एक मामले में, अब उसके साथ अगर इस तरह का अपराध होता है जैसा कि वो आरोप लगा रहा है, तो फिर एक दूसरी लड़ाई भी उसे लड़नी है, और ये लड़ाई तो उसी से लड़नी है जहां पर वो जेल में रह रहा है, जो सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, जहां देश के बड़े बड़े कैदी रखे जाते हैं, जहां पर आतंकियों को भी रखा जाता है। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जो हुआ है दिल्ली के राजधानी के इतने बड़े तिहाड़ जेल के अंदर, जिसके बारे में वर्तिका जी ने भी बोला कि पूरे देश के अंदर में एक मॉडल जेल माना जाता है, तो अगर ऐसे देश की राजधानी के जो जेल है, तिहाड़ जेल के अंदर ऐसा जो हुआ है काम, ये अगर ये सच है तो पहली बात तो इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए कि आरोप सही भी है कि नहीं, क्योंकि अभी जैसे आपने खुद कहा कि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं और कुछ लोग हैं, कुछ पार्टीज जो है इसके ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना शुरू कर देंगे। परंतु सबसे पहले यही कहूंगी कि ये एक गैर कानूनी असंवैधानिक काम हुआ है। हर व्यक्ति का, चाहे वो जेल के अंदर, सबसे बड़ा जो एक संविधान के अंदर एक हर भारतीय नागरिक को अधिकार मिला है वो स्वाधीनता का मिला है, और वो स्वाधीनता आपसे तभी छीनी जाती है कि अगर आप कोई गलत काम करते हैं और आप जेल की सलाखों के पीछे होते हैं। परंतु अगर आप जेल की सलाखों के पीछे भी हैं, तब भी आपके जो संवैधानिक बाकी अधिकार है कि आपको जीवन जो है अपने जीने का स्वच्छंद तरीके से, अपनी जैसी आप चाहते हैं उस तरीके से रहने का अधिकार है, जिस भी आप धर्म का पालन करना चाहते हैं उसका भी अधिकार है। अगर आप कोई भी व्यक्ति जो है वो अगर जेल की सलाखों के पीछे है, उसका मतलब ये नहीं कि उसके संवैधानिक अधिकार जो है, बाकी संवैधानिक अधिकार है, वो चले गए। कोई भी व्यक्ति अगर जेल में होता तो उसको जमानत लगाने की भी अर्जी की इजाजत होती है। तो ऐसा नहीं कोई इतना निकृष्ट व्यक्ति है जो जेल के अंदर है कि आप उसके साथ जो मर्जी कर लीजिए। चलाए जाते हैं जो सुधार के होते हैं, जिसके जरिए कैदियों को वहां से अच्छा इंसान बनाकर निकालने की कोशिश होती है। और हमने उदाहरण भी देखा है किरण बेदी के टाइम पर, एक अपराधी वहां से किस तरीके से यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करके निकला था। तो ये तमाम उदाहरण है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं अगर राशिद साहब जेल के भीतर हो रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है? राशिद अलवी अगर कह रहे हैं कि साध्वी प्रज्ञा को अगर आप टिकट दे देंगे चुनाव लड़ने के लिए तो इस तरह की घटनाएं होंगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, एक चीज़ पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि आज जो पूरे देश के अंदर एक वातावरण है, नफरत की राजनीति को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं उसी का दुष्परिणाम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इस पर नहीं आता कि भाई इस मुसलमान के साथ क्यों हुआ, उसके साथ क्यों नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर अफरोजुल इस्लाम का मर्डर हुआ था, उसको बाकायदा टुकड़े टुकड़े करके वीडियो उसकी वायरल की गई थी, और उसी को बाद में फिर कुछ लोगों ने, कुछ हिंदू तंजीमों ने उस आदमी को, जिसने उसके साथ ये किया था, जिसके साथ, उस आदमी को हीरो बनाकर पेश किया कि ये हमारा हीरो है। आपको याद होगा जो लोग गाय को मारने में जेल गए थे,
गाय वाले को मारने में जेल गए थे, जब वो वापस आए जेल से बेल पर, तो उनका बीजेपी के एमपी ने कैसे स्वागत किया। तो ये जब कहीं ना कहीं उनकी हिम्मत अफजाई होती है तो इससे इस तरह के मामला और भी होते हैं। लग नहीं रहा, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। सुन लीजिए, आपको ऐसा लग रहा है कि जेल का सुपरिटेंडेंट जिसके अंडर हजारों कैदी हैं, वो धर्म और इस तरह की बातें सोचकर कैदियों को इस नजरिए से देखता होगा? आपको ऐसा लग रहा है क्या? देखिए, होता क्या है मैं आपको बता दूं, मैं सीधा इल्जाम नहीं लगा रहा हूं उन पर, लेकिन हाँ, एक जो मानसिकता है वो कहीं भी पाई जा सकती है। वो सुपरिंटेंडेंट के अंदर भी पाई जा सकती है, वो IAS IPS में भी पाई जा सकती है, वो मिनिस्टर में भी पाई जा सकती है, वो छोटे दर्जे के जो अफसरान हैं उनमें भी पाई जा सकती है। आपने देखा होगा बुलंदशहर में एक दरोगा को मारा गया। सवाल मैं वर्तिका से ले लेता हूं, उसके बाद वापस आता हूं। वर्तिका, क्या जेल में इस तरह की भावना, इस तरह का नजरिया होता है? आप तो लगातार जाती हैं, कैदियों से मुलाकात होती है, जेल के अधिकारियों से आपकी मुलाकात होती होगी, वहां पर रहने वाले कर्मचारियों और जो सिपाही होते हैं उनसे मुलाकात होती है। क्या आपको लगता है कि इस तरह का नजरिया वहां पर भी होता है? धर्म, जाति, पंथ, इस आधार पर क्या जेल के कैदियों को उनके साथ सलूक किया जाता है, बर्ताव किया जाता है क्या? देखिए, मैं तिनका के तहत बहुत सी जेलों को देखती रही हूँ, देश भर की जेलों को मैंने देखा है, और एक चीज जो हर बार मुझे बहुत साफ तौर पर दिखी है, जिस भी जेल का जो डीजी होता है या जो एडीजी होता है या फिर एक हिस्से का जो सुप्रिटेंडेंट है, उसकी जो मानसिकता होती है वो बहुत हद तक जेल में रिफ्लेक्ट करती है। जैसे कि अगर कोई डीजी आईडीजी जिसे पोस्ट किया गया है, IPS ऑफिसर है और उसका जेल में बहुत मन लगता है, तो ये आप मान लीजिए कि जेल की जो पूरी कार्य प्रणाली है वो कुछ ही दिनों के अंदर एकदम बदल जाएगी। वहां पर आपको साहित्य दिखेगा, संगीत दिखेगा, शांति दिखेगी, वहां पर आपको सद्भाव दिखेगा, सेक्युलरिज्म दिखेगा, सब दिखेगा। ठीक है, तो फिर क्या ये नेता जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं? अगर इस तरह के मामले सामने आते हैं तो इस पर कोई नेता सियासत करने की कोशिश करता है? अनिल झा, सरकार, एक मिनट आ रहा हूँ, वर्तिका मैं आपके पास आ रहा हूँ, जरा हमारे साथ और भी गेस्ट हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अनिल झा, सरकार अगर आपकी होती तो भी आज आप यही बात कहते क्या? दिल्ली में अगर सरकार आपकी होती और आपके अधीन तिहाड़ जेल होता तो? बड़ा काल्पनिक प्रश्न है, जब दिल्ली में हमारी सरकार ही नहीं है पिछले 15-20 सालों से। मैं पूछ रहा हूं कि अगर सरकार आपकी होती तो भी आप लोग यही बात करते जो आज कह रहे हैं। मेरे से ही क्यों पूछ रहे हैं? दूसरी बात ये, मैं तो साफ साफ क्लियर कह देना चाहता हूं, अगर किसी के खिलाफ कोई प्रताड़ना हुई है, उसको हम इस नजरिए से देख क्यों रहे हैं कि हिंदू है या मुसलमान है? प्रताड़ना हुई है, जेल डायरी के अंदर वो एक इलीगल एक्ट है, उस एक्ट के खिलाफ कोर्ट में मामला चला गया है, हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। मुझे हैरानी तो राशिद अलवी कांग्रेस के जो प्रवक्ता उनके ऊपर हो रही है, वो लोगों ने कैसा साध्वी प्रज्ञा को इस बीच में डाल दिया। साध्वी प्रज्ञा के मामले में मैं कांग्रेस और सारे विरोधियों को कहने देना चाहता हूं, आपने सैफरन टेररिज्म का शब्द गढ़ा, वो आपके गले की हड्डी बन गया है, ना निगलते बनता है ना उगलते बनता है। सवाल यह है कि साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय को वहां धो रही हैं, क्योंकि आपने न सिर्फ स्त्री के अपमान किया है, बिल्कुल सैफरन को लेकर के जो शांति का प्रतीक था उसके खिलाफ षड्यंत्र किया है। और दूसरा सवाल यह है कि जेल जो है पिछले 5 वर्षों, लगभग पौने 5 वर्षों से अरविंद केजरीवाल के शासन में है। अरविंद केजरीवाल झूठे सिर्फ फ्री की चीजें देने में लगे रहे, जेल सुधार में क्या कितना काम किया है? क्या यह सवाल कोई उठता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल बहुत सुधार की बातें करते हैं और कैदी लगातार खूनी संघर्ष कर रहे हैं, हर हफ्ते ब्लेडबाजी होती है, वहां मर्डर हो रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? 5 साल तक आप सुधार की बात करते रहे, किया कुछ नहीं। देखिए, मेरा ये मानना है कि हालांकि मैं थोड़ा लेट जुड़ा तो बहुत सारी बातें मैं आपकी सुन नहीं पाया, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो कभी होने नहीं चाहिए। हालांकि वो काफ़ी कम होते हैं, लेकिन मेरा मानना है वो कम भी नहीं होने चाहिए। जीरो टॉलरेंस की बात होनी चाहिए बहुत सारे केसेस के अंदर। सरकार की यही नीति होती है कि जीरो टॉलरेंस रहे, कोई भी आदमी किसी को भी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सके। मैं कहता हूं जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी कहीं भी कोई ऐसी व्यवस्था ना हो। राजेश जी, अच्छी बात तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि सरकार आपकी है, जेल आपके अधीन है, आप लोगों ने क्या व्यवस्था वहां ऐसी बनाई नहीं है कि इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं? और अगर घटना हो जाती है उसके बाद एक्शन क्या हुआ है, सरकार ने क्या कदम उठाया है, वो बताइए। नहीं, इनके 2 मंत्री जेल में थे, एक डिग्री वाले मामले में, एक रेप वाले मामले में। ये दोनों को अच्छी सुविधाएं देते थे वहां, बाकी कैदियों के साथ ये लोग अन्याय करते थे। हमारे पास इंटरनल रिपोर्ट है। आप संदीप कुमार जो रेप केसेस में थे और दूसरे मंत्री जो नकली डिग्री के अंदर थे, आप उनको अंदर बेहतर खाना खिलाते थे, बेहतर देते थे आप। ये हमारे पास रिपोर्ट है राजेश जी। आपने अपने मंत्रियों को जेल में अच्छी सुविधाएं दी थी, क्योंकि आपके मंत्री तो जेल में 3-4 बार हो आए थे। आपने ऐसा प्रशासन तैयार किया था और वो आपके सब जानकार हैं।
इसलिए आपके पास में इंटरनल नहीं, आपने तो मंत्री बनाए थे नकली डिग्री वाले को, रेप करने वाले को, आपने क्यों सुविधा दी उनको? वहां पर बकायदा दही, अचार, पापड़, वॉलीबॉल, स्विमिंग पूल सब देते थे आप लोग उसमें। इंटरनल रिपोर्ट किसने दी? अरे आप ही के लोग जो आपके खिलाफ है वही देते हैं। किसने दी? ये जेल मेन्यू में है, जेल मेन्यू में है, डायरी में है, जेल में। अच्छा, आपके दोनों मंत्री जेल में थे नहीं थे? रेप में थे और नकली डिग्री में थे। वहां बैठ के आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, आपके अब मान लिया जाए भाजपा कोई काम नहीं कर रही, आप ये बताओ, आपके दोनों मंत्री एक रेप में और नकली डिग्री में थे गिरी थे। आज ये हालात बन गई। आज भाजपा के राजेश भाई ये बताओ, आपके दोनों मंत्री रेप केस में नकली डिग्री में अंदर थे गिरी थे? अनिल झा जेल में बैठे हुए कैदियों से बात कर रहे हो। अनिल झा, आपके लोग जो आप सुविधा नहीं दे पा रहे। अनिल झा, आप क्या कहना चाहते हैं? साफ कहिए। अगर आम आदमी पार्टी का कोई नेता जेल गया, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? हम सवाल तो ये पूछ रहे हैं ना, हम तो सवाल आज ये पूछ रहे हैं कि जेल में सुरक्षा व्यवस्था क्या नहीं है? पहले आप बताओ, आपके कौन कौन जानकार वहां पर अंदर है? जो रेप के बीच में मिनिस्टर थे उनको सुविधा दे रहे थे। तो कोई कार्यकर्ता वहां पे है नहीं, आप ही के हैं। मेरे पास कोई इंटरनल रिपोर्ट नहीं है जेल की। जेल प्रशासन जो भी है ऑफिशियल होगी, आपके पास में इंटरनल रिपोर्ट है। एक अनिल झा, राजेश गुप्ता, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। साहब आपने खुद माना नहीं माना? प्लीज राजेश गुप्ता जी, एक सेकंड। सवाल ये है नहीं कि कौन सी पार्टी का कौन नेता किस जेल में है। सवाल आज ये है कि अगर जेल में कोई भी है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था किसकी जिम्मेदारी है? बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। न्यूज नेशन संवाददाता सूरज अरोड़ा से उन्होंने बात की, उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे और मेहमान कुछ हमारे साथ जुड़ गए। दिल्ली बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिधूड़ी जी, एक नई तरह का मामला जो है बेहद ही गंभीर वो सामने आया कि तिहाड़ जेल में एक कैदी की पीठ पर ओम गोद दिया गया है, जिसमें जेल प्रशासन तक लिप्त बताया जा रहा है। अब देखो, दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली प्रशासन, तिहाड़ जेल किसके अंडर आती है? केजरीवाल साहब के अंडर आती है। और वहां पर अगर ऐसी हरकत की गई है तो कहीं ना कहीं देश के अंदर तुष्टीकरण की, लोगों में भावनाएं भड़काने के माध्यम से तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। जो बार बार कह रहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण से कि मुस्लिम वोट मुझे मिलनी चाहिए, कांग्रेस में नहीं जानी चाहिए, कांग्रेस को, बीजेपी को हम ही हरा सकते हैं, ऐसे बयानबाजी केजरीवाल रोजाना कर रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव फेल है केजरीवाल साहब का, और दिल्ली की जनता ने उनको नकार भी दिया। इसलिए वो आज कांग्रेस के तलवे चाटते फिर रहे हैं केजरीवाल साहब इस बात को लेकर, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। तो इसलिए वो अब उनका एडमिनिस्ट्रेशन भी फेल है, ये मान सबके सामने तय हो गया है। यानी कि इस मसले पर भी क्या इसको राजनीति की नजर से देखा जाना चाहिए या सामाजिक एक उस तरह से देखें कि किस तरह का व्यवहार जो है आपसी लोग आप आपस में कर रहे हैं कि ये भी चीज? नहीं, लोग नहीं कर रहे हैं, प्रशासन के माध्यम से। जेल में अगर अंदर कैदी हैं तो किसी कैदी से यही तुष्टीकरण की बात दिखाने के लिए ये नौटंकी कोई बड़ी बात नहीं है, करवाई होगी। केजरीवाल षड्यंत्रकारी व्यक्ति है। 9 लाख वोट पहले कट गए कहा था, फिर कहा कहीं वोटिंग कार्ड पड़े हुए मिले, आंगनबाड़ी किसके अंडर है, एसडीएम किसके अंडर है, एआरओ किसके अंडर आता है, कैसे वो कार्ड मिसप्लेस हो गए, इसकी जांच कौन कराएगा? लेकिन एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति है, वो कोई भी षड्यंत्र रच सकता है सत्ता पर बैठने के लिए जी। तो उसकी जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और सरकार को वो कमियां माननी चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित्रो घोष के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। हमारे साथ महामंडलेश्वर नवल किशोर धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ गए, स्टूडियो में आ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमने खबर दिखाई, इसके बाद अब एक्शन भी दिखाई दे रहा है नवल किशोर जी, लेकिन जिस कैदी ने आरोप लगाया है उसने अपनी पीठ भी दिखाई है और जेल के भीतर जज के सामने पीठ दिखाई है जिस पर लिखा है ओम। आपको क्या लग रहा है कि जैसा राशिद अलवी कह रहे हैं कि प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा को अगर आप टिकट दे देंगे तो ऐसी मानसिकता बनेगी लोगों की और ऐसी घटनाएं होंगी? आपको लग रहा है कि किसी मानसिकता की वजह से इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकता है कोई? देखिए, कैदी होता है और कैदी की सुरक्षा करना वहाँ के प्रशासन का दायित्व बनता है। कोई भी व्यक्ति हो, कैदी, उसका नाम क्या है, काम क्या है, छोड़िए, वहाँ अपराधी है और उस अपराधी को प्रशासन या कानून दंड दे सकता है। बाकी लोग किस प्रकार का कुछ करते हैं तो गलत है, निंदनीय है, चाहे वो कोई व्यक्ति के साथ करे। एक बार तीसरा, प्रज्ञा का यहाँ क्या लेना देना भाई? प्रज्ञा भोपाल से चुनाव लड़ रही है, ये घटना दिल्ली में घट रही है। प्रज्ञा ने तो होम मिनिस्टर है, प्रज्ञा ने रक्षा मंत्री है, प्रज्ञा ने दिल्ली की कोई दिल्ली पुलिस को देख रही है। ये कोई तुक नहीं बनता वहाँ का है। क्या मतलब है? प्रज्ञा देश की एक नागरिक है, उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, उसमें क्या दिक्कत है? और प्रज्ञा के साथ जो कुछ हुआ वो षड्यंत्र था। किसने कहा भगवा आतंकवाद? प्रज्ञा ने कहा था क्या?
कुछ लोगों को यहाँ की राष्ट्रता, यहाँ की मानवता, यहाँ की भाईचारा अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कुछ न कुछ ऐसा करते रहते हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञा का इससे कोई लेना देना या किसी और लोगों का है। वहाँ के प्रशासन की ये कमी है, वो ढील है, जिसकी भी वहाँ जिम्मेदारी है उसको दंडित किया जाए, उसकी जवाबदेही तय की जाए कि एक व्यक्ति जो पहले से वहाँ जेल में है उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आपने नहीं दिया, तमाम बातें आपने कह दी। मैंने आपसे पूछा कि अगर पीठ पर ओम लिख दिया गया है तो ओम नहीं, वो 3 नंबर लिखा हुआ लगता है, आपको दिखाई दे रहा हूँ, राशिद अलवी नंबर लिखा है। नहीं, ठीक है, राशिद अलवी फिर किस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं? राशिद जी को लगता है मुझे तो 3 नंबर लग रहा है, ओम है ही नहीं। रशीदी साहब को भी क्या है वो 3 ही नजर आ रहा है, और कोर्ट में जज को भी क्या वो 3 ही नजर आए। आप देख रहे हैं बड़ा सवाल, और सवाल यह कि तिहाड़ जेल में कैदी की पीठ पर ओम दागने का सच क्या है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस बीच पूरी तरीके से चाक चौबंद रहने वाली दिल्ली की तिहाड़ जेल में बदसलूकी कैसे हो गई, इसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और क्या इससे पहले भी तिहाड़ जेल में ऐसे केसेस हुए हैं? हमारे संवाददाता अवनीश चौधरी ने तिहाड़ जेल के पूर्व कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता सुनील गुप्ता से बात की है। वो क्या कह रहे हैं एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। हमारे साथ तिहाड़ जेल के पूर्व कानूनी सलाहकार और प्रवक्ता सुनील गुप्ता जी हैं। सुनील जी, ये जेल के अंदर एक कैदी की पीठ पर ओम दागने का मामला सामने आया है और आपने एक लंबा वक्त तिहाड़ जेल में बतौर प्रवक्ता और लीगल ऑफिसर निभाया है। आपके एक्सपीरियंस से क्या लगता है, क्या मामला है पूरा? देखिए, क्या है, वैसे तो कोई भी अगर जेल वायलेशन है, बेसिकली ये जो शिकायत इसने की है, तो इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इंक्वायरी के बाद जो भी ट्रुथ होगा वो सामने आएगा। और जैसा कि आपने बताया कि कोर्ट ने इस पे कमेंट्स मांगे हुए हैं, तो कोर्ट जब इस पे जान वो कर रही है, संज्ञान ले लिया उन्होंने, तो इसके ऊपर फैसला कोर्ट का होगा। पर वैसे मैं बताऊं, जो मेरा अनुभव है, मैंने ऐसे करीब 12-13 कंप्लेंट जो है मैंने अटेंड की होंगी। 12-13 कंप्लेंट्स मेरे टाइम पे जो है ऐसी आई थी, और ज़्यादातर पे मैंने देखा जो फाइंडिंग्स हमारी थी उसमें थी, एक तो जो कंप्लेनेंट होता है वो हैबिचुअल प्रिजनर होता है। हैबिचुअल प्रिजनर मींस जो जेल में आता जाता रहता हो। और दूसरी जो कंप्लेंट सामने आई थी वो ये थी, जो इसमें जो तथ्य सामने आए थे वो ये थे कि जो प्रिजनर होता है उसको दूसरे हैबिचुअल प्रिजनर कई बार यूज़ कर रहे होते हैं जेल एडमिनिस्ट्रेशन को डिफेम करने के लिए। क्योंकि अब जहाँ पे आप रहते हो, बहुत सारे प्रिजनर होते हैं जिनको ग्रज होता है कि उनकी इलीगल मांग्स जो है जेल वालों ने मानी नहीं, तो वो खुद सामने ना आके ऐसे प्रिजनर्स को थोड़ा सा लालच दे के वो इनको यूज़ करते हैं। और तीसरी जो हमारी फाइंडिंग ज़्यादातर इसमें आई है वो ये आई है कि जनरली कोई भी जेल का स्टाफ का आदमी ऐसी चीज़ें नहीं करता है। ये चीज़ें जो की जाती हैं या करवाई जाती हैं वो दूसरे ग्रुप के जो बंदा इसमें विक्टिम अपने आप को क्लेम करता है, वो दूसरों की सहभागी से वो इस चीज़ें करता है जस्ट टू डिफेम दी प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन। ये मेरी अपनी इंडिपेंडेंट जो आज तक की जो 12-13 केस मैंने आपको बताया है जो मैंने हैंडल किए हैं, उसमें ये फाइंडिंग आई है। तो सच्चाई क्या है, इसके लिए जांच होनी है, जांच चल रही है, रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। लेकिन उससे पहले 2 बातें हैं। एक तो यह कि ओम लिखने का क्या मतलब है, ओम का निशान बनाने का क्या मतलब है, जिसको लेकर सवाल भी पूछे जा रहे हैं। और कांग्रेस के नेता राशिद अलवी तो कह भी रहे हैं कि अगर साध्वी प्रज्ञा को आप टिकट देंगे तो इस तरह की मानसिकता लोगों में आएगी और इस तरह की घटनाएं होंगी। रशीदी साहब आप बोलना चाहते हैं, अनिल झा भी बोलना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ शाइना एनसी बीजेपी से जुड़ी हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। शाइना जी, जांच चल रही है, रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो क्या आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना और यह कहना कि आम आदमी पार्टी ने प्रशासन को ठीक तरीके से जेल के भीतर व्यवस्थित नहीं किया, इसलिए इस तरह की घटना हो रही है, या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो ये एक नॉर्मल घटना जैसे जेल में होती है आपराधिक घटना, उस तरह घटना के तौर पर देखना चाहिए इसको? मुझे लगता है एक आपराधिक घटना के तरफ हमें देखना चाहिए कि जेल में ये होता रहता है। कैदी जो जेल में है बेरहमी से वो किस ढंग से उनकी सोच, मानसिकता, मनस्थिति है, उस दृष्टि से
जहाँ तक हमारा सवाल है, कोई भी प्रश्न नहीं उठता है कि हम कोई भी व्यक्ति को भड़काएं या कोई भी व्यक्ति को इंस्टिगेट करें, क्योंकि हम मानते हैं कि अमन और शांति की आवश्यकता है। और जो जेल में ऐसे परिस्थिति देखने मिल रहे हैं, तो इसके प्रति कार्रवाई और कानूनी तौर पे इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है, ताकि हम ऐसा न देखें भविष्य में। जी, लेकिन शाइना जी, राशिद अल्वी साहब कह रहे हैं कि अगर साध्वी प्रज्ञा को आप लोग टिकट देंगे लोकसभा का, तो इस तरह की घटना होंगी। देखिए, साध्वी प्रज्ञा एक इंडिविजुअल है, कॉन्स्टिट्यूशनली उनके पास प्रोविजन है कि वो इलेक्शन लड़ सकती है। और जो मैटर सब जुडिस है, आप कैसे किसी व्यक्ति के प्रति ये टिप्पणी कर सकते हैं कि वो गुनहगार हैं या इनोसेंट हैं, या आप और हम तय नहीं करेंगे। जिस व्यक्ति ने 9 साल जेल में झेला है गलत चार्जेस पे, जहां उनको मारा पीटा गया एक बेल्ट के साथ, मैं उसमें न जाते हुए सकारात्मक रूप से जरूर कहना चाहती हूँ, जो किसी उम्मीदवार का एक विजन प्लान है उनके प्रदेश के लिए, उनके देश के लिए, तो वो उजागर कीजिए। बेबुनियादी आरोप पे आरोप लगाना बेमतलब है। ठीक है, रशीदी साहब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2 चीज इसमें समझिए आप। एक तो ये है कि जेल में इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जैसे शाइना जी ने भी कहा, और बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि जेल में कैदियों में आपस में मारपीट भी होती है, गैंगवार भी होती है, और बहुत कुछ होता जाता रहता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि ओम क्यों गोदा गया। वो एक मानसिकता है जिस मानसिकता पर हमें बात करनी चाहिए। वो मानसिकता कहीं ना कहीं निकलती है जब बाहर की दुनिया में जब हम रहते हैं, और बाहर की दुनिया में जिस वातावरण को, जिस चीज़ को हम फेस करते हैं, वही कहीं ना कहीं अंदर जाकर उसका हमारा उच्चारण होता है और उसको हम करते हैं। तो आप देखिए, बाहर जो वातावरण है, जो नफरत की एक वबा फैलाई जा रही है, कुछ बहुत सारी सोशल मीडिया पर आपको वीडियोज़ ऐसी मिलेंगी जिसमें मुसलमान आदमी को पकड़कर उसकी दाढ़ी नोची गई और उससे कहा गया कि आप जय श्री राम के नारे लगाइए, और उसको मारा पीटा गया और जय श्री राम के नारे लगाइए। ये उसी राशिद अल्वी की बात सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मेरी पूरी कर लूँ। राशिद अल्वी जी ने जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर ये बात ले जाकर छोड़ी है, मैं उस बात को नहीं मानता, क्योंकि कोई भी आदमी कन्विक्ट होने के बाद भी साहब, आप चुनाव लड़ना अलग चीज है, जेल में रहना अलग चीज है। ये राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं उसको आप नहीं मानते, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान है। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हिंदू मुसलमान है? देखिए, नवल किशोर जी, फिर हिंदू मुसलमान इसलिए कह रहा हूं कि राशिद अल्वी ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जो सीधा निशाना बनाया है वो गलत है, लेकिन हाँ, जो मानसिकता बीजेपी की वजह से फैलाई जा रही है वो अपने आप में बिल्कुल ठीक है। इसको आपने दिखा दिया। कई जेलों की घटना मैं आपको बता सकता हूँ, कई जेलों की घटना जहां लोगों के हाथ पर, हिंदुओं के हाथ पर 786 लिखा गया, अल्लाह लिखा गया, कहीं भी और जलाया गया। एक घटना बताइए। मेरा दिल्ली का एक साधु, सुन तो लीजिए, पूरी बात कह रहा हूँ। मेरा एक दिल्ली का साधु, एक केस में गलती से उसे फंसा दिया गया और उसके हाथ पर अल्लाह लिखा गया, बाद में उसे जलाया गया। अभी वो साधु जिंदा है, कहीं मैं सामने लाऊं? कोई घटना नहीं। अरे आपके कहने थोड़े हो जाएगा, आपके कहने से भी नहीं होगा। घटना होती है, आपके कहने से और नहीं घटना रोज घट रही है। और ज्यादा तो आपने ओम के ऊपर एक कई मुस्लिम लड़के, कई ऐसा हमारे साथ भी करते हैं, कई लोगों के साथ नाजात करते हैं, और मैं कहता हूँ जेल में तो होता ही ज्यादातर ये एक दूसरे को पीटते हैं। मैं कहता हूँ, मैं आपको मानसिकता को क्या जायज समझते हैं? सवाल यही मानसिकता को जायज समझते हैं? बताइए फिर आप। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 786 गोदा गया, मैं उसको गलत मानता हूं। आप इसको गलत मानते हैं कि नहीं मानते? मैंने तो पहले ही कहा कि कोई भी व्यक्ति वहां बंदी है, वो अपराधी बस यही असल चीज है, उसको दंड कोर्ट देगा। बिल्कुल, किसी को असल चीज यही है कि हम उसको गलत माने। फिर आप पूरे उसको मत कहिए ना। आप मानसिकता की बात क्यों कह रहे हैं? किस प्रकार की मानसिकता है? समाज की मानसिकता नहीं है, अपराधियों की मानसिकता है। ये नेताओं की मानसिकता बता रहा हूं। नहीं, अपराधियों की मानसिकता है। देखिए, सवाल बड़ा ये है कि राशिद अल्वी जी ने जो बयान किया है साध्वी प्रज्ञा पर, जो इस इशू को लेकर के जो उन्होंने वहां पर हमला किया है, वो बड़ा ही विचार करने का प्रश्न है। एक व्यक्ति की मानसिकता कैसी होती है जिसके नेता मणिशंकर अय्यर अलगाववादियों के पास जाकर के उनका समर्थन कर दें, और जिसके नेता कपिल सिब्बल राम मंदिर के खिलाफ खड़े हो जाएं, और वो व्यक्ति साध्वी प्रज्ञा पर सवाल खड़ा करे जहां पर गलत चार्जेस फ्रेम किए गए और 9 वर्ष के बाद न्यायालय ने उसको बाहर भेजा है।
कोई और सारी की सारी जांच एजेंसियां उसमें शामिल थी, यानी कि ना न्यायालय पर भरोसा है, ना जांच एजेंसियों पर भरोसा है, आपको पता है बेल किस और मणिशंकर के मामले पे मसला है, किस बात पर मिली आपको पता है? देखिए ऐसा है, बहुत सारी बातें बेल इसलिए मिली है कि आपने गलत किया, वहां पर सच्चाई से जस्टिफिकेशन हुआ। पर बोलिए कि आप राशिद अल्वी का समर्थन क्यों करना चाहते हैं? हम नहीं कर रहे हैं। ये कौन माने कि आप एक मुस्लिम नेता का मुस्लिम धर्मगुरु समर्थन कर रहा है? भाई साहब, और अगर उनको ऐसा लगता है, हमने पहले ही नकार दिया। तो राशिद अल्वी अगर किसी केस में जाएंगे को हमने पहले ही नकार दिया। क्या चाहते हैं, मुसलमानों के लिए अलग जेल बन जाए? क्या देश को ऐसे चलाना चाहते हैं क्या आप? ठीक है, अगर कहीं पर कुछ हो, मुसलमानों को देश में बर्दाश्त ही नहीं करते। हम मुसलमानों को बर्दाश्त करें, मुसलमान हमारे हीरो हैं। कई मामलों में कई देशभक्त मुसलमान हमारे हीरो हैं, आप ऐसे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। लेकिन राशिद अल्वी के दिमाग में पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। कौन कहता है? पूरा भरा कौन कहता है? राशिद अल्वी का बस चले तो इस देश में बांग्लादेश के वोटर होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे, 2 बच्चे वाले टैक्स देंगे और 12 बच्चे वाले यहाँ पर जो मौज मनाएंगे। राशिद अल्वी तो ये चाहते हैं यहाँ पर, लेकिन वो चलेगा नहीं इस देश के अंदर। नहीं सवाल, लेकिन सवाल यही है कि आप अलग से जेल बनाना चाहते हैं क्या हिंदुस्तान के अंदर? नहीं रशीदी साहब, आपसे भी एक आपके तो मंत्री जी जेल में थे, आप क्या बोलेंगे? ओम गोद दिया आप अपने जेल में मंत्रियों को सुविधा देते थे, आप क्या बोलेंगे? बात ओम पर हो रही है, आप उस पर क्या कहते हैं? आप हम कह रहे हैं गलत है, बस बात खत्म होगी, बात खत्म होगी, बात खत्म होगी। उस पर आप मुंह बंद कर लेना चाहते हैं। राजेश गुप्ता क्या कहना है, बताइए। देखिए, मेरा ये कहना है कि एक तो हमें भी बोलने का मौका दिया जाए, बहुत सारे थोड़ा थोड़ा मौका दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। दूसरा मेरा कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेल के अंदर ऐसी घटनाएं होती हैं और रुकनी चाहिए, लेकिन क्योंकि जैसे कि अभी कानूनी सलाहकार जी बता रहे थे, सुनील गुप्ता जी, कि कुछ लोग हैबिचुअल वहां पे होते हैं जिनके साथ में कुछ समस्याएं रहती हैं। दूसरी बात जो अभी कुछ लोगों ने कहा कि साध्वी जी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, मैं बिल्कुल मानता हूं साध्वी जी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ सकते हैं, जब अमित शाह चुनाव लड़ सकते हैं इतनी हत्या के आरोपों के बाद में, तो साध्वी जी भी लड़ सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों में देश की जनता ने देखा, कुछ दिनों में आपको भी डिसलेक्सिक का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हार गए थे आपके नेता को, आपको तो एम्स के अंदर एक चिकित्सालय केंद्र है, वहां पर आपको इलाज कराना है तो भेज दिया जाए। आपकी रोजी रोटी मोदी के नाम पर चलती है। आप लोग सुबह उठते हैं, मोदी जी का नाम पे पानी पीते हैं, तो ठीक है, दोपहर में कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं, यही चल रहा है आपका काम। चाहते हैं लेकिन लड़े। बाबा साहब अम्बेडकर ने, अरे यार यहाँ पर कहाँ से आ गए? लोगों को भी मौका, जहाँ पर तुम इस्तेमाल कर रहा था बाबा साहब को इस्तेमाल कर लेते हो, और सुबह पर इस्तेमाल करने के लिए मोदी जी का नाम इस्तेमाल करते हो। अरे जहाँ साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप अलग से बात करते हो, मैं क्या करूंगा? आप बीच में बोलते हो, नहीं बीच में क्यों बोलते हो? जब आप बोल रहे थे मैं बोल रहा था। एक मिनट सुन लीजिए, मोदी जी का नाम आप क्यों ले रहे हैं? सुनो, मैं बार बार कह रहा हूँ, दे दीजिए ना, सुन लीजिए पहले। मैं ये मोदी जी का नाम आपको टिकट चाहिए, बोलिए बोलिए, नहीं चाहिए उनसे टिकट, मैं तो सच बोलूंगा। आपसे नहीं सुना जा रहा, आप जवाब दे देना। आप जानते हो आपके दोनों मंत्री जेल में थे, आप उनको सुविधा क्यों देते हैं? राजेश गुप्ता जी, अनिल जी, राजेश गुप्ता जी, एक सेकंड, केजरीवाल से तड़ी पार तो एक सेकंड हो गए। प्लीज शांत हो जाइए। राजेश गुप्ता अभी आपने राजेश गुप्ता क्या जांच, एक सेकंड राजेश गुप्ता जी, मुझे आज बताइए आप कि क्या आपको देश की जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है? दूसरी बात यह कि आज सवाल यह नहीं है, आज सवाल आप पर है कि आपकी सरकार है प्रदेश में, इसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली में सेंट्रल जेल में, तिहाड़ जेल में, जो सबसे सुरक्षित जेल मानी जाती है, उसमें इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या किया आप लोगों ने, बताइए। ये कौन पूछ रहे हैं मुझसे? मुझे मैं पूछ रहा हूं, विद्यानाथ झा नाम है मेरा, मैं पूछ रहा हूं आपसे। बोलिए। नहीं, एंकर साहब पूछ रहे हैं, कोई और? जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए, बताइए, जवाब दीजिए। जी देखिए, आपने कहा कि देश की राजधानी में ऐसी घटना हुई, अभी आपको कानूनी सलाहकार को आपने खुद सुनाया है, उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं कभी कभार होती हैं, एक भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, वो लोग करते हैं जो हैबिचुअल ऑफेंडर होते हैं। तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी फिर आप लोग कोर्ट में नहीं, राजेश गुप्ता जी, फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे ये बताइए। दूसरी पार्टियों के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन जब आपके ऊपर बात आएगी तो आप कहेंगे कि नहीं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। इसका क्या मतलब है राजेश गुप्ता, इसका क्या मतलब है? कि इसका मतलब फिर तो जैसे जेल चल रही है चलने दीजिए, फिर आप लोगों की क्या जरूरत है, फिर सरकार की क्या जरूरत है?
नहीं कैसे जेल चल रही है? अरे 5 साल तक जेल चल रही है। अरे इसी का सवाल पूछ रहा हूं मैं, जवाब दीजिए ना। कैसे से आपके पास में ऐसे? अरे 5 साल में क्या किया तो आज ऐसी घटना कैसे हो गई? आपको भी दिक्कत हो रही है? 5 साल में क्या किया और किया तो ऐसी घटना कैसे हो गई? बताइए राजेश गुप्ता। कैसे से आपके पास में? आपने 5 साल में किया है तो ऐसी घटना कैसे हो रही है? आराम से पूछो जो आपको पूछना है। सर मैं पूछ रहा हूँ 5 साल तक आप कह रहे हैं सर, आप किसलिए बोल रहे हो? अरे राजेश गुप्ता चिल्लाइए मत। अरे कोई डरने वाला नहीं है आपसे यहाँ, प्लीज राजेश गुप्ता। अरे डरने वाला कोई नहीं है यहाँ आपसे। आप ये बताइए कि 5 साल में राजेश गुप्ता जी, प्लीज शांत हो जाइए, आराम से सुनिए, सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए। अरे जवाब दीजिए, सवाल का जवाब नहीं है तो बताइए राजेश गुप्ता जी, सवाल पूछो। अरे सर पूछ रहा हूँ जवाब दीजिए। 5 साल में अगर आप बड़ी बड़ी बातें करते रहे तो 5 साल में ऐसी घटना कैसे हो गई? बताइए। देश में अगर प्रजातंत्र है, आपकी सुनो मेरी बात सुनो, आप अगर एंकर हैं, एंकर की मर्यादा को ना भूलें। मैं आराम से बात कर रहा हूं, आराम से बात करो। आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूं, मेरा सवाल पूछना अगर आपको मर्यादा लंघना लग रहा है राजेश गुप्ता, अगर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं और मेरा सवाल पूछना आपको मर्यादा लंघना लग रहा है, मेरे सवाल आपको तीखे लग रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो आप सोच रहे हैं कि जोर जोर से चिल्लाकर इस तरीके बातें करके आप पूरे डिबेट को डिरेल कर देंगे। मैं नहीं करने दूंगा। शाइना एनसी हमारे साथ हैं, दुनिया देख रही है। अब राजेश गुप्ता मैं आपसे सवाल पूछूंगा, जोर जोर से पूछूंगा। अगर सवाल का जवाब नहीं देंगे तो जोर जोर से आपसे सवाल पूछूंगा। आपको जवाब नहीं देना है तो मत दीजिए। शाइना एनसी, सवाल यह है कि ओम का निशान कैसे बना दिया गया और ये किस मानसिकता का परिचय है और इस मानसिकता के लिए जिम्मेदार कौन है देश में? देखिए, ओम हो अल्लाह हो, किस परिप्रेक्ष्य में ये हुआ जेल अथॉरिटीज ही बता सकेंगे कि पीड़ित हो या फिर किसने अपने दिमाग को नकारात्मक ढंग से इस्तेमाल किया या बेरहमी से किसी को परेशान किया, विक्टिम के प्रति क्या हुआ, कैदी के पीठ पे किस ढंग से ये दाग आ गया, ये सब चीजें जांच के बाद ही पता चल सकता है। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि आते हुए दिन में जो हम चाहते हैं कि हमारे कैदी सुरक्षित हो और विक्टिम्स न बने ऑफ सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशन, तो फिर हमें ये देखना है कि जेल रिफॉर्म्स के साथ साथ एक सिस्टम जहां हमें पता चले मिनट टू मिनट के अपराधी कौन है और अपराधी को सजा मिलनी चाहिए ताकि कानून का खौफ बनाए रखें जेल में भी। ठीक है मैम, ठीक है। वर्तिका नंदा, एक छोटा सा कमेंट आपसे कि अगर ऐसी बातें हो रही हैं कि भाई जेल में भी हिंदू मुसलमान होता है, वहां पर भी किसी के हाथ पे 786 और किसी के पीठ पर ओम लिख दिया जाता है, दाग दिया जाता है, तो क्या इस तरह का एक्सपीरियंस आपका भी रहा है जेलों के भीतर जब आप काम करने के लिए गई हैं कैदियों के लिए? देखिए 5 बजे इस शो में डिस्कशन शुरू हुई थी जेल सुधार पर जी, और अब जब 6 बजने वाले हैं, जेल सुधार पर बात कम और सियासत पर ज्यादा हुई और इसीलिए जेलों की हालत है जी। मेरा मानना यह है कि एक बार तमाम नेताओं को कभी कभी जाकर जेलों को देखना चाहिए ताकि एक बार ये सेंसिटिविटी जरूर आए कि जेलों को सियासत की जरूरत नहीं है, जेलों को संवेदना की जरूरत है। ठीक है मैम। दूसरी बात, जहां तक ये सवाल है कि तिहाड़ में ऐसा हुआ या नहीं हुआ, ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन तमाम जेलों में ऐसे स्पेसेस होते हैं जहां पर लोग अपने हिसाब से पूजा कर सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं। ज्यादा बड़ा सवाल ये है कि जेलों की ऐसी हालत क्यों है और जेलों को लेकर सियासत कम कैसे हो सकती है? सियासत कम हो और काम ज्यादा हो, ये आप कह रही हैं। लेकिन रेखा अग्रवाल जी, एक कैदी के लिए जो खुद किसी मामले में आरोपी है, दोषी है, जेल के भीतर है, वो क्या किससे जाकर गुहार लगाए और किससे कहे कि भाई जेल में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं? क्योंकि एक छोटी सी समस्या को लेकर जो आरोप लग रहा है, उसके पीठ पर निशान बना दिया, दाग दिया गया। अब ऐसे अपराधी, क्या इनका मानवाधिकार नहीं है? क्या इनके लिए कोई और ऐसा कानून नहीं है कि जेल के भीतर रहकर भी ये दरखास्त लगा सके? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर जेल के पीछे होता है, आरोपी होता है या दोषी पाया जाता है, उसके मानव अधिकार जो है वो कहीं पर भी चले नहीं जाते और उसके जो संविधान में भी जो अधिकार बने हैं कि वो उसको इज्जत से, हिफाजत से कहीं पर भी रहने का अधिकार है, वो भी वहीं पर सक्षम रहता है। तो इस केस के अंदर जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, अगर किसी मोहम्मदन कैदी के पीठ के ऊपर ओम का चिन्ह बना दिया गया है या उसके साथ कोई भी तरह का अत्याचार करा गया है, शारीरिक, मानसिक, कई बार यौन जो है क्राइम्स भी जो है
हम सुनते हैं जेल्स के अंदर होते हैं, तो किसी भी तरह का अगर गलत काम किसी भी व्यक्ति के साथ होता है, धर्म को छोड़ के सबसे पहले वो व्यक्ति जो है वो भारत का नागरिक है, ये एक प्रजातांत्रिक देश है, इसके अंदर अगर जेल के अंदर भी अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रखा जाएगा तो उसकी हिफाजत करने की जो जिम्मेदारी है वो सरकार के ऊपर है, जेल के सुपरिटेंडेंट के ऊपर है। अफसोस की बात है कि इस केस के अंदर जो आरोप है वो जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर ही है, और इसीलिए उस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर गुहार करी है कि उसके साथ अत्याचार हुआ है, जिसकी इंक्वायरी 20 सेकंड में राजेश गुप्ता जी, क्योंकि अब वक्त नहीं है, राजेश गुप्ता जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, 20 सेकंड में मैं चाहता हूं कि अगर आप जवाब देना चाहते हैं कि आपकी सरकार क्या कर रही है। उन्होंने अपना ईपी निकाल दिया, यानी कि वो जवाब नहीं देना चाहते, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ बड़ा सवाल में जुड़ने के लिए। नेता आरोप लगाया